बिल्कुल जाति की बात करूं, अभी वर्तमान में चल रहा है जातिगत राजनीति। ये तो चली आ रही है, यहाँ की बात नहीं, कहीं की भी, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जातिगत राजनीति चली आ रही है। सभी जातियां अपने अपने वर्चस्व दिखाती है। कई बार कई जातियों का नाम लूं, चाहे ब्राह्मण जाति का लूं तो अभी उनका भी कुछ समय पहले शक्ति प्रदर्शन हुआ था। देवासी समाज का लूं तो देवासी महाकुंभ, वो भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था। राजपूत समाज का भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था। तो जातियां तो सभी जातियां अपने अपना वर्चस्व चाहती है सत्ता में। ये वर्चस्व की जंग हो गई, लोकतंत्र की जंग नहीं हुई। वर्तमान में अगर आप देखें तो सभी पार्टियां ऐसे ऐसे करती है और सभी जो दावेदार है वो भी अपने जातिगत मत गिनवाते हैं कि हमारी जाति के इतने मत है। तो आपकी नजर में क्या ये जातिगत राजनीति सही है? क्योंकि होता आ रहा है। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। चौंकिएगा नहीं, यही वह शख्स है जिन्होंने अभी कुछ समय पहले आपको पता हो तो स्थानीय विधायक के बारे में कहा था और वो एक लहर चली थी और बदलाव की एक जो चिंगारी फूटी थी, यही निमाज ग्राम पंचायत से फूटी थी और यहीं से शुरुआत हुई थी। हमारे बीच है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जी लक्ष्कार। जानेंगे जैतारनी विधानसभा की राजनीति को लेकर और दोबारा इनसे एक बार चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा रहेगी। और क्या कहना चाहेंगे महोदय, और आपका जो पत्रकारिता को लेकर जो कार्यकाल रहा, बहुत ही अलग रहा और रोमांचक भी उसको कह सकते हैं। क्षेत्र की जनता सुनना भी चाहती है इनको, जानेंगे इनसे। जी नमस्कार। नमस्कार विष्णु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मेरा इंटरव्यू बनाने का मानस बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद जी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, तारीख तय हो चुकी है। मतदान अवश्य करें, ये आपनो प्रदेश अपील करता है और 100% मतदान करें, किसी भी पार्टी को करें। आपसे ये जानना चाहेंगे वर्तमान जो जैतारनी क्षेत्र की राजनीति है उसको आप किस रूप में देखते हैं? जी विष्णु जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि शुरुआत करने से पहले एक जिम्मेदार नागरिक व पत्रकार की हैसियत से जैतारनी विधानसभा क्षेत्र और जो भी इस वीडियो को देखें, 25 नवंबर को मतदान सारे काम छोड़ के पहले करें और उसके बाद अपने काम में लगे। 100% मतदान और अपने मिलने वालों को फोन करे या उन तक पहुंचे और मतदान करवाए। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य 100% मतदान करवाने का है, तो आप भी भागीदारी निभाएं। जी, मत करें और आने वाले 5 साल आपको कैसा व्यक्ति चाहिए जिससे कि आपके क्षेत्र का हो सके भरपूर विकास। जी बिल्कुल, आपने व्यक्ति की बात की, कैसा व्यक्ति चाहिए। कांग्रेस की बात करूं और भाजपा की बात करूं, दोनों में जो है विवाद चल रहा है, बिखराव है। कांग्रेस जो सीट नहीं निकाल पाई वो आपसी विवाद के कारण कई वर्षों से नहीं निकाल पाई है कि इस बार भी भाजपा में भी ये कंडीशन है। तो मैं गांव में चाय पर चर्चा करता हूं, लोगों का कहना है, कांग्रेसियों का कहना है कि इस बार कांग्रेस सीट निकाल सकती है क्योंकि जो कंडीशन हमेशा से कांग्रेस में रहती आई है वो भाजपा में भी पैदा हो गई है। क्या कहना चाहोगे? पिछले 35 साल हो गए कांग्रेस यहां से अभी बैनर के तले नहीं जीत पाई है। जी, इसके बहुत से कारण हैं। एज ए पत्रकार, दोनों पार्टियों में अपनी अपनी गुटबाजी होती है और उस गुटबाजी के चलते जी, हार और जीत कई फैसले भी होते हैं, कई स्थानीय मुद्दे होते हैं, कई तरीके की पर्दे के पीछे दोनों पार्टियां राजनीतियां करती है और खेलती भी हैं। जी, आप ये देखिए कि किसी निर्दलीय कैंडिडेट को बनाना, किसी को जिताना और किसी को हराने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता कहें, और ये राजनीति में दांव पेच चलते रहते हैं। जी, आपने अभी बात कही कि मुद्दे होते हैं क्षेत्र में, क्षेत्र किस समस्याओं से जूझ रहा है, क्या मुद्दे हैं क्षेत्र में और किस प्रकार लोगों को विकास चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, आपकी नजर में क्या होना चाहिए और क्षेत्र के मुद्दे क्या है, क्या आप परिचित हैं? आप ये सोचिए कि जैतारनी विधानसभा में पिछले 70 सालों में एक बेसिक बड़ा मुद्दा है जी, चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी जी, उनके नेताओं से पूछेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि हमने प्रयास किया है इस मुद्दे का। जी, मैं कह रहा हूं कि वो प्रयास इतने सफल नहीं हो पाए। जी, जैतारनी विधानसभा मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली विधानसभा है। एक तरफ मगरा बेल्ट है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाका है। जी, अब आप ये सोचिए कि 70 साल से जैतारनी विधानसभा
पानी की समस्या को लेकर त्रस्त हैं। जी आप ये सोचिए कि पिछले 30 सालों में तो यहाँ पर इतने हालात दयनीय हो गए हैं जी कि गर्मी में पेयजल से संकट से अधिकांश गांव त्रस्त रहते हैं। जी अब आप ये सोचिए कि राजस्थान में पाली से सटा हुआ जिला है जोधपुर। जी जोधपुर में वर्षों पहले यहाँ पर एक राजस्थान नहर लेकर आए थे, जी जो पंजाब से होता हुआ जी पानी यहाँ पर पहुंचता है। आप जी भी जानते हैं। जी जी बिल्कुल। जोधपुर के शहर के इलाकों की आप ये बात देखिए, आज के हालात ये है कि वहां अंडरग्राउंड में भी पानी रिस कर आता है। जी जी तो वहां पानी का लेवल, वाटर लेवल बढ़ा है। जी वो नहर जैतारण विधानसभा में पहुंचे, नहर शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं जी कि राजनीति का दौर आता है, वोट की राजनीति होती है, तब क्या कहते हैं, पाइपलाइन बिछा लें, पाइपलाइन बिछा लें। जी तो पाइपलाइन से जैतारण का समग्र विकास संभव नहीं है। यहाँ की जैतारण विधानसभा की परिस्थितियां इस तरीके की है कि यहाँ अधिकांश किसानी वर्ग से जुड़ा लोग हैं। जी लोगों के पास खेती की जमीन है, उपजाऊ जमीन भी है, जी लेकिन पानी नहीं होना जी सारे उन किसानों के सपने साकार नहीं होते हैं। जी आपकी बात यहाँ मैं रोकूंगा और मैं आपसे, आप भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं और अभी आपके वीडियो भी काफी चले हैं। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा से आते हैं और जोधपुर से है महोदय, लेकिन फिर भी क्षेत्र पानी से जूझ रहा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान के हमारे जोधपुर से ही आते हैं, उन्होंने घर घर जल कनेक्शन की जो योजना हर घर पहुंचे, वो उसका काम जैतारण विधानसभा के 100 से ज्यादा गांवों में हो चुका है। और टूटियां, जिनको कहते हैं पानी का नल, जी आप ये सोचिए कि आजादी के 70 सालों के बाद ऐसे कई गांव, ढाणी, कस्बे हैं जी जहां पर नल का नाम बच्चे बड़े होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि नल क्या होता है। बिल्कुल, नल तो लगे वो उनको नल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, उनको नल तो पहुंच गए। जी अब उन नलों में पानी जी बिल्कुल कई जगह पहुंचा है और कई जगह नहीं पहुंचा है, इस बात को मैं मानता हूं। जी लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बार जैतारण विधानसभा क्षेत्र में जो एक टास्क प्लान लिया गया था, जवाई पेयजल पुनर्भरण योजना वहां पर चल रही है जी और जवाई पेयजल के से पानी गांवों में पहुंचने को लेकर ही ये घर घर कनेक्शन वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, वो केंद्र सरकार की योजना थी जी और जैतारण के अधिकांश गांवों में उसका काम पूरा हो चुका है। 85% काम जैतारण में हो चुका है और सिर्फ 15% काम है जिसका युद्ध स्तर पर चल रहा जी। है। और सौभाग्य है जी कि पश्चिमी राजस्थान का जल स्रोत जवाई बांध जी अभी फुल है, जी। उसके भराव क्षमता को पार कर चुका है और 25 से 30 दिन हुए, आप भी जानते हैं विष्णु जी की वहां से ओवरफ्लो हुआ है और उसके बांध के गेट भी खोले गए। फिलहाल में एक गेट अभी भी वहां खुला हुआ है और वहां से पानी बहकर बाहर जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं उस क्षेत्र के किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पेयजल क्षेत्र में नहीं है ना, पानी का बांध भरा हुआ है, पानी स्टोरेज है, लेकिन मीठा पानी क्षेत्र में पर्याप्त नहीं है। क्या कारण है इसका? स्थायी समाधान की बात करूं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब जब जवाई पुनर्भरण पेयजल की योजना बनी, उनकी नई नई सैंक्शन आ गई, डीपीआर हर बार बदली, कांग्रेस आई तभी बदल दी, ये उचित नहीं था, बीजेपी आई तभी बदल दी, ये उचित नहीं था। लेकिन होता क्या है, क्षेत्र की जनता त्रस्त रहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन मैं ये कहूंगा इसका स्थायी समाधान जो भी सरकार आए, जो भी यहाँ का जनप्रतिनिधि आए, अभी तक ऐसी मांग, ऐसी बात विधानसभा में नहीं उठी। मैं आपको कह रहा हूं, कहने वाले लोग कहते हैं विधानसभा में बोलने वाला नेता चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं किसानों के हितों की लेकर मांग, जो क्षेत्र की जनसंख्या जो है उसमें ज्यादातर किसान है, 70% से लोग ज्यादा आज पानी की पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पीने के लिए क्या, खेती के लिए यदि यहाँ पर नहर आ जाए, मैं बार बार नहर का मुद्दा इसलिए कह रहा हूं कि 70 सालों में किसी भी सरकार आई, कोई भी जनप्रतिनिधि आया, उसने उस मुद्दे की समस्या को अंजाम तक नहीं पहुंचाया। मैं कह रहा हूं नहर पहुंचेगी, किसान खेती करेंगे, साल में 3 फसलें लेंगे, तो सर पैसा किसानों के पास पहुंचेगा। कहते हैं ना कि कुएं में होगा तो अवड़ में आएगा और अवड़ में होगा तो आगे तक पहुंचेगा। ये बेरोजगारी की समस्या से भी, बेरोजगारी की आप बात त्रस्त है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार के साधन भी यहाँ खूब है।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, और जब फैक्ट्रियां थी शुरू हुई थी, तब बात करूं मैं पूर्व संसदीय सचिव दिलीप जी चौधरी की, उस समय मंत्री थे वो चाहते तो उस समय इसका समाधान निकल सकता था, उस समय इन फैक्ट्रियों पर लगाम लगाई जा सकती थी। फैक्ट्रियां बन गई, काम शुरू हो गया, और उसके बाद अपन प्रयास करें तो थोड़ा फैक्ट्री प्रबंधक भी थोड़ा अकड़ेगा और वो भी थोड़ा ऐसा रहेगा। तो क्यों ना जब बनने लगी उसी समय इसका प्रयास किया जाना चाहिए। क्या पूर्व संसदीय सचिव जिम्मेदार है इसके? देखिए, अच्छा सवाल है। राजस्थान में सीमेंट हब जैतारण को कहा जा सकता है जी। यहाँ 4 सीमेंट फैक्ट्रियों के प्राइवेट प्लांट लगे हुए हैं जी। जो बड़े लेवल पर यहाँ पर उत्पादन अपनी सीमेंट का कर रहे हैं जी। और देश और विदेश में यहाँ जैतारण से सीमेंट पहुंचती है जी। ये बड़े दुख की बात है जी। चाहे संसदीय सचिव रहे हो दिलीप चौधरी जी। चाहे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुरेंद्र गोयल जी। या अभी के वर्तमान विधायक मिस्टर अविनाश गहलोत जी। किसी ने भी दिल से जी और सार्थक प्रयास नहीं हुए स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए। जी। अब किसी ने कुछ हद तक किसी को रोजगार दिलाए तो कहीं रोजगार नहीं मिल पाए, लेकिन ईमानदारी से कहूंगा यदि एक विधायक ईमानदारी से स्थानीय बेरोजगार जो युवा हैं या जो एलिजिबल है जिनके पास डिप्लोमा है, डिग्रियां हैं या जो सीमेंट फैक्ट्रियों में जो जो काम चलते हैं उनमें उनकी महारत है, उनके पास डिग्रियां हैं, तो उनको वो रोजगार दिला सकते थे। जी। मैं बेबाक ये बात तो कहूंगा कि किसी ने रोजगार नहीं दिला पाए। जी। ये बात सत्य है। यदि रोजगार दिलाते तो मैं कह रहा हूं कोई भी नेता किसी भी पार्टी का रोजगार दिलाता तो आज उनको वोट के लिए जब भी काम पड़ता है भीख मांगने के लिए वोट की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। स्थानीय विधायक की मैं बात करूं, स्थानीय विधायक ने प्रयास किया, उनका कहना है और उनके समर्थकों का कहना है, धरना दिया गया विधायक महोदय की तरफ से, फैक्ट्रियों के लिए विधानसभा में भी आवाज उठाई गई, लेकिन उन्होंने कहा सरकार हमारी नहीं थी, अगर सरकार हमारी नहीं है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? ये बात कह के कि सरकार हमारी नहीं थी, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का विधायक एक मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर होता है। यदि वो ईमानदारी से उन आवाज को उठाता और धरने लगाते हैं, आप खुद देखिए उनके जब जब धरनों का आह्वान हुआ तब तक उन धरनों की डेट समय तिथि आगे बढ़ती रही। कभी धरना 1 जनवरी को कहा, वो नहीं हो पाया तो उसके 15 दिन की आगे की डेट दे दी गई। फिर ये डेटों का बढ़ने का सिलसिला रहा, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा और धरना लगा। लेकिन उस धरने का परिणाम सफल जब मैं मानता हूं कोई भी नेता हो जब स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पूरी हो। 5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा बार इन्होंने धरने लगाए होंगे, प्रदर्शन किए होंगे, लेकिन उनमें से वो 5 साल में से एक का भी किसी भी एक स्थानीय बंदे का वो मुझे उसको स्थायी नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिखा दे तो मैं मेरी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये आरोप नहीं है, सटीक है। प्रयास और सफलता 2 अलग अलग बातें हैं। आप रेस 1000 किलोमीटर दौड़े लेकिन आपने अंतिम में आप हार गए तो वो सफलता नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं था। धरना, उन्होंने कहा हमने धरना दिया, लेकिन प्रशासन, इस तरह का प्रशासन का व्यवहार था कि उन्होंने धरने को विफल किया और तितर बितर कर दी पूरी जनता को जो वहां इकट्ठा हुई थी। आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? उनका प्रयास तो रहा, क्या शब्द कहना चाहेंगे? विष्णु जी, फिर लोग कहेंगे कि ये कुछ इस तरीके की बात बोलता है, तो मैं आपको कहूंगा एक जिम्मेदार नेता जो धरने लगाते हैं तो एक प्रोसेस होता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी हर व्यक्ति के पास है। जैसा मैं बोल सकता हूं तो मेरे सामने वाला भी बोल सकता है। लेकिन आप ये सोचिए, धरना लगाने से पहले संबंधित उपखंड मुख्यालय के सबसे बड़े अधिकारी को आप एक ज्ञापन और एक चेतावनी पत्र देना पड़ता है, जिसमें यह मांग पत्र होता है, वो ऑफिशियली रूप से दिया जाता है। उसमें आपको एक समय देना पड़ता है कि हमारी ये मांग है, इतने दिनों में पूरी नहीं होगी तो हम ये संबंधित जगह जाके हम ये करेंगे। ये बात होती है, अचानक से कुछ नहीं होता है। आप सोशल मीडिया पे
किसी तरीके की मांग पत्र डाल दें और सोशल मीडिया पे वायरल कर दें और उसके बाद आप किसी भी सीमेंट प्लांट के बाहर जाकर धरना लगा दे, तो यह कहां तक उचित है। सिर्फ ये कह के कि हम स्थानीय रोजगार बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एसडीएम का भी वहां उस समय जो एसडीएम थे उनका भी एक वीडियो वहां पर लाइव उन्होंने बोला, तो क्या या तो वो झूठ बोल रहे हैं या स्थानीय विधायक झूठ बोल रहे हैं, इस दोनों में से तो कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक सीनियर आरएस अधिकारी जिसने वहां पूरी जनता के सामने, जो लोग वहां धरने में थे उन जनता के सामने उन्होंने बोला और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। आप ये सोचिए, उन्होंने टू दी पॉइंट बताया, करेक्ट टू करेक्ट बात की उन्होंने। तो आप ये मानिए कि क्या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करना और सिर्फ एक थोड़ी लोकप्रियता एक तत्काल समय के लिए लेना क्या उचित है? क्या लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो रही है? जी, लोगों की बात की आपने, तो जनता की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनता ने कहा विधायक महोदय का खूब प्रयास रहा क्षेत्र में विकास के लिए, लेकिन सरकार नहीं थी और सरकार न होते हुए भी विधानसभा में खूब ऐसे मुद्दे भी उठाए और विकास के लिए फंड भी खूब मिला ग्राम पंचायतों को, उनका ये कहना है। और क्षेत्र की जनता का ये भी कहना है। विष्णु जी, आप एक चीज जो बोल रहे हैं ना कि क्षेत्र की जनता का कहना, क्षेत्र की जनता नहीं, उनके चंद 10, 20, 50 जी जो उनके फॉलोवर कहो या ये कहो कि उनके नेता का नाम लो तो आप बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत ही भगवान हो हमारे लिए, और उनके नेता की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात या सच्चाई को सामने रखे तो वो उनको शोभा नहीं देता, उनको पच नहीं पाता, हजम नहीं होता, कब्जी हो जाती है उनको। तो मैं तो ये कहूंगा कि क्षेत्र की जनता नहीं। दूसरा, स्थानीय विधायक का कार्यकाल के बार बार वो अपने को डिफेंड करते हैं कि सरकार नहीं रही। मैं कह रहा हूं, आप राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का नाम जानते हैं? जी बिल्कुल। क्या उनकी सरकार राजस्थान में है? जी नहीं है। जब जब किरोड़ी मीणा ने हुंकार भरी है, किसी भी वाजिब काम को लेकर धरना लगाया, प्रदर्शन किया या जाम, उन्होंने सफलता हासिल की है। बिल्कुल, वो है असली जननेता। अभी आप देखिए, गणपति प्लाजा पर उन्होंने बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया। गणपति प्लाजा में कुछ जो लॉकर है वहां पर पैसों को लेकर कि वहां कुछ ब्लैक मनी पड़ी है या हो सकता है आने वाले चुनाव में पैसा काम आने को लेकर पड़ी है। क्या उन्होंने सफलता हासिल नहीं की विष्णु जी? बिल्कुल बिल्कुल की। तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति से परे उठकर जनता के हितों को लेकर जब एक नेता ईमानदारी से आवाज उठाएगा तो उनको सफलता मिलेगी। मैंने ये किरोड़ी मीणा का उदाहरण इसीलिए आपको दिया है। आपकी जो बेबाकी है और जो प्रश्नों का जो उत्तर देना है बहुत ही मुझे अच्छा लगा। बात को आगे बढ़ाऊं, आपके निजी जो व्यवहार है भाजपा के प्रति और जो जिस प्रकार का आपका रवैया रहा उस पर मैं बात करना चाहूं। लोगों ने अभी अभी कहा कि जो आपके वो बगावत की थी आपने और कहा था कि स्थानीय विधायक को मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी और को टिकट मिलना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई फेसबुक के पुराने पोस्ट उठाकर देख लो, आप तो कांग्रेस ही रहे हैं, आप तो कांग्रेस के समर्थन में रहे हैं, कभी पूर्व संसदीय सचिव के साथ आपकी फोटो वायरल हो रहे हैं, कभी जो सरकार गिराने को लेकर जो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम आपने अंदर लिखे हैं कि भाई फेसबुक पोस्ट में हमने भी देखे और वायरल भी हुई है। क्या कहना चाहोगे उस पर? किस प्रकार आपकी अपनी सफाई देना चाहोगे? विष्णु जी, सफाई नहीं जी, बात तो बात ही रहेगी जी। पोस्ट है जी, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल लॉक नहीं है जी, आप चेक कर सकते हैं जी। पिछले 15 से 20 साल हो गए जी मेरा फेसबुक का ये पेज चल रहा है जी। आप उठाकर देखिए, उन्होंने तो मेरे पास ऐसी भी जानकारी है कि मेरी कुछ पोस्टों के स्क्रीनशॉट लेकर 55 पोस्टों के स्क्रीनशॉट का एक बंडल बनाकर जी बीजेपी के आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया है जी। बिल्कुल उनको है, उनका काम उनको करना चाहिए जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो 6,500 मेरी प्रोफाइल पर जो पोस्टें हैं उन पोस्टों को चेक करें जी। और क्या किसी नेता को लेकर जी टीका टिप्पणी करना पत्रकार का काम नहीं है जी। मैं पिछले 15 से 20 सालों में पत्रकारिता के जीवन में हूं जी, और समय पर उस वक्त क्या हालात रहे होंगे जी। क्या मैं इस बात से कि एक जर्नलिज्म करते हुए एक पत्रकार किसी पर टीका टिप्पणी करता है तो क्या वो उसके निजी जीवन पर भी प्रभाव डालता है क्या? जी, टीका टिप्पणी की आपने बात की, वहां तक तो सही है, लेकिन
एक ही पार्टी का समर्थन करना, उसके समर्थन में उतरना। 6,500 विष्णु जी, 6,500 पोस्ट है देखिए मेरी जी। 55 पोस्टों से कोई मुझे कांग्रेस का बता दे जी। तो वो उसकी निजी राय है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब बात कर रहा हूं कि राजनीति, पूरी राजनीति की, सभी पार्टियों की। आप जो भाजपा के समर्थन में उतरे या भाजपा पे स्थानीय विधायक का जो टिकट काट के किसी और को देने की बात कही हो, लेकिन लोगों का कहना है कि पत्रकार किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। पिछला चलो आपने कांग्रेस का किया, लेकिन अभी कोई नहीं कह सकता विष्णु जी, कोई नहीं कह सकता कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं या कांग्रेस का समर्थन किया। आप इस नेता को पूछिए कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुरेंद्र गोयल के खिलाफत कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, जब हम उनके बगावत कर रहे थे तब उनको लगा कि हम कांग्रेसी थे। हम पूर्ण रूप से भाजपाई थे। आज भी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मेरा जर्नलिज्म का जब जब काम पड़ेगा मैं निष्पक्ष बेबाक रूप से पत्रकारिता करूंगा। उसमें न मेरे बीजेपी आड़े आएगी न कांग्रेस, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। मुझे लगा कि वो गलत, और यदि मुझे लगा कि वो उसकी टीका टिप्पणियां गलत है तो मैं उसके खुलकर उसका विरोध करूंगा और खुद के उसके खिलाफ भी बोलूंगा। इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात, आप ये सोचिए कि जो नेता आज कांग्रेस का आरोप लगा रहा है उसको टिकट मिला, उसको पूछना आप क्या उसकी कैंपेनिंग में क्या मैं उसके साथ नहीं था, क्या मैं उसको वोट दिलाने के लिए साथ नहीं दौड़ा, क्या मेरी रातों की नींद खराब नहीं हुई, उस नेता को जरूर पूछना। और आज उसके नेता जो चमचे जो अनगल बातें लिख रहे हैं ना, भविष्य में उनको भी पता चलेगा कि मैं किसके साथ हूं। मैं उस राष्ट्रवाद की भावना के साथ हूं जो इस देश को मजबूत करे, उस पार्टी के साथ हूं। मैं कांग्रेस की कभी खिलाफत नहीं कर रहा। तो मैं कांग्रेस की छोड़िए, मैंने बीजेपी की भी कभी खिलाफत नहीं की। यदि कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते हैं कि 1947 के अंदर देश आजाद हुआ तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी, तो मैं कहता हूं कि मूर्खों, उस समय एक ही पार्टी थी, कांग्रेस आई, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे सभी हो, हिंदुस्तान के 33 करोड़ लोगों ने इस आजादी की लड़ाई लड़ी, उसमें सभी थे। लेकिन वो उनकी ओछी मानसिकता है जिसकी वजह से इस तरीके की बचकानी बातें करते हैं। जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ था। आप ये सोचिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया था देश के अंदर, आपको पता है हिंदुस्तान में एक बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय जनसंघ था और जनसंघ के कई नेताओं को राष्ट्र विरोधी बात करने का आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया था। लोकतंत्र है, इंदिरा गांधी का भी विरोध हुआ था, तो बात तो करनी पड़ेगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जब लाल कृष्ण आडवाणी सहित बड़े नेता थे, जब लोकसभा के अंदर भाजपा की सिर्फ मात्र 2 सीटें थी और आज वो पूर्ण बहुमत में है और देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता आया और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो क्या ये गलत बात है? ये सत्य है। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना और कुछ उनके एक व्यक्तिवाद का बात नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, एक ऐसा समुद्र कहा जा सकता है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसका मुकाबला कोई दल नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। बात में वापस जेतारण पर आऊं, जेतारण क्षेत्र पर, तो ग्रामीण दर्शन करता हूं, चाय पर चर्चा करता हूं। कई विपक्षी दलों का कहना है कि आपको नाम दिया गया है कि बीजेपी 2, कि ये वही लोग हैं जो जब पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र गोयल जब सत्ता में थे और वापस चुनाव आए तब कहा कि इनका टिकट काट दो और किसी को टिकट दे दो, हम साथ हैं। वो की वो बात वापस 5 साल बाद इस चुनाव में हुई है कि वर्तमान विधायक का टिकट काट दो और किसी को भी दे दो। ये बीजेपी 2 कर रही है। और तो ये 2 नाम कहां तक सही है? आज जो 2, 1, 3, 4, 5, 6 की बातें कर रहे हैं, वो सुरेंद्र गोयल का टिकट काटने का लेकर क्या वो विरोध नहीं कर रहे थे? आज जो 2, 3, 4, 5 की बात कर रहे हैं, क्या वो सुरेंद्र गोयल के विरोध में नहीं थे? ऐसा है कि एक समय होता है किसी भी राजनेता का, क्या उस राजनेता का विरोध करना लोकतंत्र में ये कहा जा सकता है कि ये विरोधी है, इसका मतलब ये कांग्रेसी है या ये वामपंथी है, ये कम्युनिस्ट है? नहीं कहा जा सकता। साथियों, हकीकत मानिए, ये परसेप्शन बना क्यों किसी का विरोध करने का? आप इस बात पे गौर कीजिए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा, जैतारण के कुछ स्थानीय मुद्दे जो थे, उस मुद्दों पे न तो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर खरे उतर पाए, तो विरोध का स्वर उठा और नए चेहरे की मांग उठी थी। तो
ये हो सकता है कि उनकी मांग उठने के बाद उनको बदला गया पार्टी के आला कमान के द्वारा जी और उन्होंने बगावती तेवर भी दिखाए जी और नया कैंडिडेट अविनाश गहलोत को बनाया। जी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया? जी बिल्कुल दिया। जो पार्टी का टिकट लेकर आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, जी। जो पार्टी का टिकट लेकर आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिताने का काम करेगा। और दूसरा, जी उन लोगों के लिए भी बोल दूं जी जो ये सोच रहे हैं कि हमारे मन माफिक जी काम पार्टी नहीं करेगी तो हम बदल जाएंगे, तो मैं कह रहा हूं वो तो आपदा में अवसर तलाशने वाली बात होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं जब 25 साल के कद्दावर नेता ने यह कहा था कि पार्टी हमारे दम पर खड़ी हुई है, तो उसको इन्हीं क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूल चटाई जी और अविनाश गहलोत को जिताया था। जी। तो पार्टी से बढ़कर कोई नहीं, कोई गुमान ना करे। जी बिल्कुल। जाति की बात करूं, अभी वर्तमान में चल रहा है जातिगत राजनीति। ये तो चली आ रही है, यहाँ की बात नहीं कहीं की भी, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जातिगत राजनीति चली आ रही है। सभी जातियां अपने अपने वर्चस्व दिखाती है। कई बार कई जातियों का नाम लूं, चाहे ब्राह्मण जाति का लूं तो अभी उनका भी कुछ समय पहले शक्ति प्रदर्शन हुआ था। देवासी समाज का लूं तो देवासी महाकुंभ, वो भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था। राजपूत समाज का भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था। तो जातियां तो सभी जातियां अपने अपना वर्चस्व चाहती है सत्ता में। ये वर्चस्व की जंग हो गई, लोकतंत्र की जंग नहीं हुई। वर्तमान में अगर आप देखें तो सभी पार्टियां ऐसे ऐसे करती है और सभी जो दावेदार है वो भी अपने जातिगत मत गिनवाते हैं कि हमारी जाति के इतने मत है। तो आपकी नजर में क्या ये जातिगत राजनीति सही है? क्योंकि होता आ रहा है। बिल्कुल उपाध्याय जी, इस बात को लेकर अपन ये कहेंगे जी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जी, वो जिस समाज से आता है जी उनका पूरे देश में कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा? बिल्कुल, वोट बैंक भी बहुत आप कम है। ये सोचिए कि उनका 0.01% भी नहीं आता होगा, जी लेकिन वो आज देश के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। और तीसरा कार्यकाल भी उनका 2024 के अंदर, जैसा आकलन चल रहा है, समर्थक अपने अपने बात कर सकते हैं, वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने चाहेंगे। जी जी तो ये जातिगत राजनीति पर कुठाराघात कहूंगा। जी तीसरी बात, जो आपने जातियों की बात की, सम्मेलनों की बात की, राजनीतिक हुंकार बढ़ने की बात की, जी तो ये सारा कुछ हो रहा है एजुकेशन से। जी पिछले 15 से 20 सालों में एजुकेशन बढ़ा है। जी आज अनपढ़ माँ बाप हैं तो वो चाहते हैं मेरा बच्चा गवर्नमेंट में, कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाए, जी पढ़ने के लिए जाए। जी हर व्यक्ति में पढ़ाने की एक लालसा बनी है, बच्चा हो बच्ची हो पढ़े। जी वो पढ़ने से उनको ये पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स में अच्छे अवसर हैं, जी पॉलिटिक्स में अच्छे अवसर हैं, अच्छे लोग आए हैं। जी बिल्कुल। अच्छे लोग का मतलब मैं आपको कहूंगा, पहले लोग क्या सोचते थे कि पॉलिटिशियन एक अलग प्रकार के नेगेटिव लोगों का परसेप्शन है, उनका क्षेत्र है। लेकिन अच्छे, जब कोई किसी को अच्छा दिखता है, अशोक गहलोत को ले लीजिए, जी लोगों में अच्छा दिखता है, जी उसकी कुछ योजनाएं हैं, जैसे चिकित्सा को लेकर योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, जी उसको लाखों लोगों का लाभ मिला। जी तो आप ये सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, जी चिकित्सा को लेकर उन्होंने कार्ड जारी किया, तो करोड़ों लोगों को उसको फायदा मिला। जी तो आप ये सोचिए, आयुष्मान भारत की योजना, तो आप ये सोचिए कि कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक होते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। वापस जाति पर आऊं, पार्टियां टिकट वितरण भी जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट वितरण करती है। क्या मानते हैं इस बात को आप? लोकतंत्र में अच्छी बात है कि अच्छे लोगों को लाना चाहिए। जी मैं तो मुख्यमंत्री है चाहे प्रधानमंत्री है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करूंगा जी कि कॉलेज में दाखिला लेना होता है तो सबसे पहले आप पूछते हैं कि आपने 12th पास किया क्या, जी तो फिर कॉलेज में दाखिला मिलता है। ऐसा नहीं है कि 10th फेल भी कॉलेज में दाखिला लेता है। जी तो एमपी एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए एक तो एजुकेशन का दायरा लागू करना चाहिए। जी तो इसको लेकर भी पॉलिटिकल पार्टियां सोचे, सिर्फ वोट बटोरने, सत्ता हासिल करने तक ही सीमित नहीं रहे। जी एजुकेशन में पढ़े लिखे लोग आएंगे जी तो इस देश की आर्थिक उन्नति कैसे हो सकती है उसको लेकर बेहतर ढंग से सोच पाएंगे। जी तो ये तो सीधा सवाल आपने उत्तर नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टियां जातिगत समीकरण देख के टिकट वितरण करती है, इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल,
बेबाक बात तो यही है जी। कि आप जानते हैं जी कि या तो ऐसा चेहरा हो जिसके नाम पर वोट पड़े, जी या फिर स्थानीय विधानसभा स्तर पर जी। जो जातिगत वोटों का आधार भी एक टिकट तो ये वितरण तो में परंपरा चली आ मायने रही है ना, रहता है। चली आ रही है ना परंपरा, ये मानते हैं ना इस परंपरा बात बनी को? रहती है। बनी रहती है ना, ये खत्म होनी चाहिए, मानते हैं ना इस बात को? परंपरा इस चल रही है। परंपरा ये खत्म जब ही होगी जब इस तरह के कुछ कानून आए। शिक्षक के एजुकेशन आपने बीए कर ली है या ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद ही वो राजनीति के क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, पार्टी कोई भी पार्टी हो, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया, शिक्षक का क्राइटेरिया बनाना चाहिए। आपकी बात करूं, क्षेत्र की जनता का कहना है, जब आपको अगर ज्ञात हो तो अल्ट्राटेक एक कांड हुआ था जिसके अंदर आपको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उस समय आप पत्रकारिता में थे, अभी भी हैं पत्रकारिता में, लेकिन उस समय एक अलग पत्रकारिता थी आपकी। क्या कहना चाहोगे, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? वो क्या आरोप लग रहे हैं आप पर? साथियों, आरोप नहीं है, जो हकीकत होता है ना उसको, सच को स्वीकार करना चाहिए। जी क्या दिक्कत है जी। क्या एक पत्रकार किसी घटना का कवरेज करने नहीं जा सकता? जी जा सकता है जी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री जी। जब निर्माणाधीन थी, उसका शुरुआती दौर था, जी तब वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे थे। मोहराई के निकट बावरी समाज के एक दलित दंपति पर जी उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस का जाब्ता वहां पर पहुंचा था और दबंगई से कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। उनको बंधक बनाया गया था जी और वहां पर दर्जनों जेसीबीओं के साथ उस जमीन पर कब्जे का काम चल रहा था। जी। हमारे पास भी हमारे सूत्र होते हैं, हमारी जानकारी हमारे तक पहुंची, हमने उस घटना का कवरेज किया। जी। साथियों, राजस्थान का सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा ये किया गया सबसे बड़ा घोटाला कहूंगा, आज भी कहूंगा, और बहुत बड़ा घोटाला है। यदि कोई जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ आवाज उठाता, इस पूरे मामले की जांच परत दर परत होती, तो बहुत बड़ा यहाँ हजारों करोड़ का घोटाला इस फैक्ट्री ने किया, जमीनों को लेकर और उस पूरे प्रकरण को लेकर। और मैं आपको इस बात में आगे भी बताऊंगा जी। उस समय के तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर सुरेंद्र गोयल जी और हमारे बीच में विरोधाभास खबरों को लेकर चल रहा था, क्योंकि हम निष्पक्ष निडर और निर्भीक खबरें हम चला रहे थे। उनके मन माफिक जो आज का नेता कह रहा है ना, उसी तरह के उस समय भी वो ये कह रहे थे कि हमारे मन माफिक नहीं चल रही है जी। तब भी हमें कई दोषारोपण किए गए जी। फिलहाल वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है जी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जी कि जो एफआईआर करता था जी, उसने 164 के बयान में जी कोर्ट में अब ये कह दिया है कि मैंने मुकदमा दर्ज कराया ही नहीं जी, मेरे सिग्नेचर नहीं जी। और बहुत से राजफाज कर दिए हैं उस कोर्ट के अंदर जी। तो मैं कह रहा हूं कि मंत्री के दबाव में फैक्ट्री ने पैसों के लेन देन करके, पुलिस से साठगांठ करके और स्थानीय प्रशासन ने जी, हम जो उस दलित दंपति की आवाज बन रहे थे जी, वो राज्य स्तर पर मामला उठा, नेशनल लेवल पर गया जी, 10 से ज्यादा नेशनल न्यूज चैनल पर उसके आधे घंटे का प्रोग्राम चला। और मैं कह रहा हूं कि उस दलित दंपति को मैं जानता भी नहीं, न मेरे समाज का जी, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई जी। आप ये मानिए कि उस आवाज का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि आज भी वो तो स्वर्ग में चले गए दंपति, लेकिन उनके पीछे उनके जो परिवारजन है, उनका भी आज भी उस जमीन पर कब्जा है जी। बात फैक्ट्री की अगर इन सारी समस्याओं का समाधान क्या रिको लाकर यहां पर किया जा सकता है? साथियों, अगर रिको यहां स्थापित हो जाए, बुरा न माने जी, हमाम में सब नंगे हैं जी, मुझे ऐसे लगता है जी, और कुएं में भांग घुली हुई है जी। जो नेता आया उसने अपना माल बनाने का काम किया जी, ये सच है और बेबाक है जी। ये बात कई नेताओं को चुभेगी भी जी, लेकिन मैं कहूंगा जी, क्या चारों सीमेंट फैक्ट्रियां, एक नहीं चारों सीमेंट फैक्ट्रियों को जो जमीनें उनको दी गई, जो फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जी, क्या फैक्ट्री भूमि अधिनियम अधिग्रहण के तहत वो जमीनें अधिग्रहित हुई जी? नहीं हुई जी। बेनामी लोगों के नाम जमीनें खरीदी गई, जैसा कि जो हमने दलित दंपति का मामला बताया, उसमें एक नायक समाज का कोई व्यक्ति है, उसके नाम वो करोड़ों रुपए की जमीन का खरीद ऐसा रजिस्ट्री करना बताया। तो मैं कह रहा हूं वो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का ही कारिंदा था,
और उसको 17 से 18,000 रुपए मासिक की सैलरी मिलती थी। अब आप ये सोचिए कि 18,000 की, विष्णु उपाध्याय जी 18,000 की सैलरी पाने वाला 2.5 से 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीद सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। वो एक शॉर्टकट निकाला गया कि जो संस्थान, जो कमर्शियल संस्थान, जो फैक्ट्रियां स्थापित होती है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक्ट के तहत जमीन को अधिग्रहण करना पड़ता है और किसान को 4 गुना पैसा देना पड़ता है। उस 4 गुना पैसा से बचने के लिए इन्होंने बेनामी संपत्तियों का काम किया। आज वो हालांकि कोर्ट के अंदर मामला है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, समय आने दीजिए, हम उस बात को भी आगे लाएंगे, उठाकर लाएंगे। और इस फैक्ट्री को सिर्फ ये कहना कि क्षेत्र में जो ये फैक्ट्रियां लग रही हैं, संस्थान लग रहे हैं, यहां से रोजगार के साधन बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बात मुझे कभी तर्क संगत नहीं लग रही। जब आप ये देखिए कि मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से कोई भी नेता हो, ईमानदारी से इनकी लिस्ट निकालिए, वहां पर कितने लोग संस्थान में काम कर रहे हैं, क्या कितने स्थानीय है, कितने राजस्थान के बाहर के प्रवासी हैं, जी उनका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब आपने बात बहुत ही अच्छी की कि वेरिफिकेशन होना चाहिए राजस्थान के बाहर के कितने हैं, क्योंकि जमीन यहाँ के किसानों की, फैक्ट्री मालिक बाहर से आए हैं, उन्होंने कारखाने लगाए हैं, प्रदूषण यहाँ की जनता सहन कर रही है, जो ब्लास्ट के धमाके होते हैं, घरों में दरारें आती है, यहाँ की जनता सहन कर रही है। प्रतिफल में उनको कुछ नहीं मिला है, जमीनें चली गई, जो किसानी होती थी, जो फसलें उगाई जाती थी, वो भी अब नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि उसके प्रदूषण से फसलें भी खराब हो रही है। किसानों का और सरकार का ध्यान जाना चाहिए, कोई भी सरकार आए, यहाँ की क्षेत्र की जनता का जो ये मुख्य मुद्दा है, ये सुलझना चाहिए। बात करूं मैं आगे की, तो अगर यहाँ के, आपने कहा कि भाजपा में बदलाव होना चाहिए, टिकट में बदलाव होना चाहिए, क्या दूसरे किसी व्यक्ति को मौका मिलता है और विधायक चुन के आते हैं, फिर अगर वो फैक्ट्री की ओर ध्यान नहीं जाए या ये कि ये कंडीशन बनी रहे, तो क्या कहोगे? क्योंकि 5 साल में मौका एक बार मिलता है। जैसा कि बदलाव की बात हो रही है, तो लोकतंत्र में हर आदमी बदलाव चाहता है जी, और बदलाव होना चाहिए जी, निश्चित तौर से। बीजेपी में भी इस बार बदलाव के संकेत है जी, जो हमारे सोर्सेज है उसके अनुसार बदलाव निश्चित तौर पे होगा। हालांकि भाजपा की अधिकृत सूची आने और जैतारण का विधानसभा का उसमें नाम आएगा, तभी पता चलेगा कि कौन है बदलाव में, लेकिन बदलाव जरूर होगा, यह हमें लगता है, क्योंकि जब जब बात उठी है तो बात दूर तक गई है जी, तो बदलाव होगा, ये मैं मान के चलता हूँ जी। आपने ये जवाब नहीं दिया कि अगर दूसरे कोई किसी को मौका मिलता है और चुन के आते हैं, तो क्या इसी प्रकार राम मंदिर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा या क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी? अगर राहत नहीं मिली और ये भी हुआ, तो फिर 5 साल में मौका, देखिए साथियों, फिर जनता लुट जाएगी। विष्णु उपाध्याय जी की बात मैं समझ रहा हूँ, इनका कहने का मतलब है कि 4 जो सीमेंट फैक्ट्रियों का हब जैतारण माना जा रहा है, मैं कह रहा हूं किसान देश का अन्नदाता था, उनको गरीब, मजदूर, बेरोजगार बना दिया गया जी। उन फैक्ट्रियों में उनके कौड़ियों के भाव, जमीनें चली गई जी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि नया कोई आएगा, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, जीतकर विधानसभा में जाएगा, तो आज के और पहले के हालात में क्या फर्क है मैं पहले बता दूं आपको जी। साथियों, आज की तारीख में 4 फैक्ट्रियां तैयार खड़ी हैं, उनका उत्पादन हो रहा है। अब उन फैक्ट्रियों में नए मजदूर या टैलेंटेड लोग या उनके जो काम करने वाले टेक्निकल लोग की जरूरत अब नहीं पड़ती है। तो मैं चाहे जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए, ये हमारी मांग बेबाक चलेगी और हम ये जरूर करना चाहेंगे कि अब क्षेत्र की कोई भी सीमेंट फैक्ट्री में बाहर से व्यक्ति नहीं लगेगा। उसके लिए जो आंदोलन करना पड़ेगा जी, सभी साथ मिलकर चले और जरूर करेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। बिल्कुल, जो वर्तमान स्थिति है मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन फैक्ट्री गया भी था, वहां देखा और क्षेत्र की जो जनता थी उनसे भी जानना चाहा। अगर आपको माल ढोने के लिए इस्तेमाल करना हो, खच्चर की तरह अगर आपको काम करना हो, भले ही आपके पास डिग्री हो, आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, लेकिन पत्थर डालने हैं, मजदूरी करनी है, तो आपको उन फैक्ट्रियों में 300 रुपए 200 रुपए दिहाड़ी पर काम मिल जाएगा। अगर आपको कलम चलानी है, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास शिक्षा है और शिक्षा का दूध पिया है आपने, तो वहां काम नहीं मिलेगा। फैक्ट्री प्रबंधकों का कहना है कि पढ़े लिखे को अगर रोजगार दिया जाएगा, यहाँ पर सिटिंग दी जाएगी, तो कल को वो अपना मालिकाना हक जमाना चाहेगा। बिल्कुल महोदय, ऐसा नहीं है। क्षेत्र की जनता बहुत ही सीधी है, आप उनको रोजगार देंगे, आपके जो नियम है
उसके अनुसार क्षेत्र की जनता काम करेगी, युवा काम करेंगे, वहां के पढ़े लिखे नौजवान काम करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप एक बार मौका तो दो। आगे की बात करूं मैं आपसे, तो अगर बदलाव नहीं होता है जैतारण क्षेत्र में, आप भाजपा से हैं और मैं भाजपा की बात करूंगा, अगर बदलाव नहीं होता है और वर्तमान विधायक को मौका मिलता है, तो क्या प्रवीण लक्ष्यकार सिंबल के साथ रहेंगे, वोट उसी आधार पर पड़ेंगे? मैं दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी को हमारा वोट देने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलते हैं जी। कई काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरीके के किए गए हैं जी कि जिससे हमें लगता है कि हम इस देश में सुरक्षित हैं। जी साथियों, तो आप ये देखिए कि पहले जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी हमले होते थे जी कितने हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे जी आज आतंकवादियों में खौफ है जी और एलओसी क्रॉस करके आतंकवादी भारत में प्रवेश करने से पहले 100 बार डरता है, सोचता है। जी तीसरी बात, जी ये बात बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने की नहीं है जी जिसमें जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, खुशहाल महसूस करे, उसको वोट जाना चाहिए। और जी वोट का अधिकार हर 18 वर्ष और उससे ऊपर की जिंदगी जीने वाले को है। और चुनाव आयोग का भी कहना है जी कि वोट गुप्त मतदान करें, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं किसको वोट दूंगा जी ये खुलकर कैमरे के सामने नहीं बोलूं, तो ये मेरा विशेष अधिकार है। जी। एक लास्ट बात करूंगा, उसके बाद अपने इंटरव्यू को विराम देंगे। लोग का कहना है और आपके पोस्टों पर भी कमेंट आते हैं कि फर्जी पत्रकार, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? साथियों, जिस किसी को भी मेरे पत्रकारिता के जीवन पर कोई संदेह है तो वो पीआरओ ऑफिस से संपर्क करें। वहां पर ऑफिशियल जानकारी मिलेगी कि मैं पत्रकार कितने साल से हूं और अभी पत्रकारिता में हूं। जी राजस्थान के रीजनल चैनल पर मैं आज भी पत्रकारिता करता हूं जी और जो फर्जी और इस तरीके की बातें लिख रहे हैं जी तो वो लिखते रहे। जी ये आग उगलने वाली जबान जी न रुकेगी जी न झुकेगी। जी ये बंदा तो अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर है और रखता रहेगा। जी तीसरी बात, जी जैतारण विधानसभा क्षेत्र का किसी भी पार्टी का बड़ा या छोटा नेता, जी उन सबको जाकर जरूर पूछना जी कि हमने उनके पक्ष की चाहे उनके विपक्ष की जी दोनों खबरें बेबाकी के साथ चलाई या नहीं चलाई। जी ये जरूर उनको ज्ञान और भान जरूर है जी। कि प्रवीण ने जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, जी। चाहे कोई हो, जी। सत्ता के दम पर मदोस नहीं हो, क्योंकि 5 साल में वोटर अपना काम फिर चुनाव आता है तब मतदान करके करता है। जी। जिस प्रकार की आपकी बात करने की शैली और जिस प्रकार से आप वक्तव्य दे रहे हैं, खुले बोल रहे हैं, क्या प्रवीण लक्ष्यकार राजनीति में पद चाहते हैं, क्या राजनीति में आना चाहते हैं? विष्णु उपाध्याय जी ने कहा, अच्छा लगा मेरे को सुन के, जी किंग मत बनो, किंग मेकर बनो। जी। तो मैं तो किंग मेकर की भूमिका बेहतर समझता हूं। जी। और तीसरी बात, राजनीति को लेकर तो मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं वैसे डिस्क्वालीफाइड हूं, जी। लेकिन मैं उस डिस्क्वालीफाइड को बहुत अच्छा समझता हूं कि मैं किंग मेकर की भूमिका में हूं। जी। निर्वाचित की बात नहीं करूं, मैं पद की बात करूं। हाँ, आप इलेक्शन नहीं लड़े, किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पार्टी में कोई पद चाहते हैं या अपना इसको आप वर्चस्व की जंग मानते हैं? क्या कहते हैं, नीतियों की जंग है या वर्चस्व की जंग है? आम गरीब मजदूर दलित गरीब पिछड़े अंत्योदय की जो भावना देश के प्रधानमंत्री की है, वो मेरी भावना है। उन लोगों को न्याय मिले, उनका हक उनको मिले और उनके अधिकारों के लिए मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे में सांस है। जब तक मैं उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। जब मैं लड़ा हूं तब मैंने उनके जाति धर्म को नहीं देखा है। मैंने ये नहीं देखा कि इससे मेरे को फायदा होगा या नुकसान। जी। मैंने उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी है। और जहां तक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की बात है, वो लड़ाई भी मैंने दबंगता के साथ लड़ी है। उस समय तो मेरा सामना पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुरेंद्र गोयल था। जी। सीधा सामना था, लेकिन उनको भी पता है जी। कि मेरी लड़ाई भी लंबी है और उसके अंजाम भी तक पहुंचाता हूं मैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी इस बार दाव खेल रहे हैं और कांग्रेस में आने का बिल्कुल उन्होंने विधायक कांग्रेस से विधायक बनने का मन बना लिया है। क्या टिकट मिलेगा? विष्णु जी,
सच तो ये है कि जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी, उनकी राजनीति का कैरियर का यू टर्न शुरू हो चुका था। आज उनका कैरियर राजनीति के अवसान पर है, ये मैं बेबाक बात रखता हूं। उसके बाद अब उन्होंने दूसरी गलती की कि वो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। तीसरी गलती की कि दामन थामने के बाद 5 साल तक वो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। जी राहुल गांधी ने राजस्थान के अंदर से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक पैदल यात्रा की थी। जी वो उस यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। जब कांग्रेस का सिर्फ नेतृत्व राजस्थान से गुजरा, जी तब उसमें शामिल नहीं रहे। जी राहुल गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की थी जी कि वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जी अपने क्षेत्र में निकाले। जी एक कदम सुरेंद्र गोयल ने उस यात्रा अपने क्षेत्र में नहीं निकाली। जी किसी भी पार्टी के बड़े प्रोग्राम जो कांग्रेस का रहा, उसमें वो नहीं गए। जी आप बताइए, सिर्फ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेना और फेसबुक पर कुछ जगह जाकर कांग्रेस का नाम के साथ वो पोस्टर डाल देना, क्या उससे वो कांग्रेसी बन जाते हैं? जी उस कांग्रेस पार्टी को इन्होंने 30 साल तक कोसा भारतीय जनता पार्टी में रहकर, जी और आज वो कांग्रेस से टिकट मांगने चले गए। आप ये सोचिए कि क्या मानसिकता झलकती है। आप ये सोचिए विष्णु जी जी कि भारतीय जनता पार्टी में रहे तो वो कहते थे मेरा टिकट तो मेरे कुर्ते की जेब में है, मैं तो लोगों को टिकट दिलाने वाले में हूं, लोगों को टिकट देता हूं। जी आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कांग्रेस में टिकट मांगते घूम रहा है। तो आप ये सोचिए कि इससे बड़ा उनका राजनीतिक दर्दनाक विषय कहूंगा, वो कांग्रेस की जो अब राजनीति कर रहे हैं वो संक्रमण काल में जी रहे हैं। और ये जो 25 नवंबर और 3 दिसंबर के बाद मुझे लग रहा है कि हालांकि मैं उनको, मेरी निजी सलाह है कि वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ है, लेकिन अब उनका राजनीति में करियर बनाना उनको, मुझे नहीं लगता कि अब उनका करियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस से टिकट मांगना, कांग्रेस के आला कमान तक ये बातें पहुंची हुई है। मैं कह रहा हूं कि कई लोगों से मेरी बातें हुई है जो उनके समर्थक है, तो वो कह रहे हैं कि साहब का टिकट फाइनल है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा एडजस्टमेंट हो रखा है। एडजस्टमेंट का मतलब आप समझ लीजिए कि चुनाव समिति में हमारे कुछ लोग हैं, उनसे हो रखा है। कांग्रेस का आलाकमान ये सोचेगा कि कांग्रेस की रीति नीति के साथ जो चलने वाला, लंबे समय से चलने वाला व्यक्ति होगा, उसको टिकट देंगे तो ही कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन कांग्रेस ये सोचे कि यहाँ 25-30 साल से टिकट हम जिन लोगों को दे आए और वो अभी यहाँ से जीत नहीं पाए थे, उसके स्थानीय बहुत से कारण थे, गुटबाजी का कारण थे, या एक दूसरे को कांग्रेसी नेता आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मैं ये कहूंगा इस बार टिकट उसी को देना चाहिए कांग्रेस से जो कांग्रेस की रीति नीति के साथ चलता हो। जी बिल्कुल, हमारे बीच थे प्रवीण जी लक्ष्यकार। क्षेत्र की जनता की जो बातें थी, जो असमंजस्य था, जो बातें जानना चाह रहे थे लोग, वो बातें प्रवीण भाई साहब से हमने की। बखूबी इन्होंने अपने धैर्य से और निष्ठावान तरीके से इन्होंने अपना जवाब दिया। आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे, और अभी चुनाव भी थोड़े महीने भर लेट है, तो उस दरमियान बातें होती रहेगी। देखते हैं किसको मिलता है टिकट और टिकट की दौड़ में कौन रहता है आगे। सहयोगी गोविंद सेन के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश, राजस्थान।